जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ अमेरिका, इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में सिमट कर रह जाती थी, लेकिन आज इसराइल के एक टॉप डिफेंस ऑफिशियल ने एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रपोजल दिया है जो पूरी रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बदल कर रख सकता है। प्रपोजल क्या है ये हम जानते हैं। इंडिया से लेकर वेस्ट एशिया, यूरोप और अमेरिका तक एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंस बनाया जाए। ये सिर्फ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात नहीं, बल्कि एक नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक की सोच नजर आती है। अब जरा सोचिए कि आखिर इसराइल को इस नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में इंडिया की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। एक ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी बदल गई है, इतनी बढ़ गई है कि इसराइल अब इंडिया को रीजनल सिक्योरिटी पिलर के रूप में देख रहा है। क्या इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है, और क्या अमेरिका, इसराइल और इंडिया मिलकर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का जवाब तैयार कर रहे हैं, और क्या ये अलायंस ईरान, टेररिज्म, मैरिटाइम और सिक्योरिटी जैसे जो चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि क्या 21वीं सेंचुरी का नया स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर वॉशिंगटन से शुरू होकर जेरूसलम, अबू धाबी और नई दिल्ली तक पहुंचने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं, बल्कि एशिया की जो पूरी पावर पॉलिटिक्स है, ग्लोबल ट्रेड राउट्स और सिक्योरिटी इक्वेशन सब कुछ बदल कर रख सकते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, फैक्ट्स और स्ट्रेटेजी और जियोपॉलिटिक्स के साथ समझेंगे। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber. Thank you for inviting me for your channel, and my very warm greetings to your uh, viewers. काफ़ी दिन तक आपके चैनल ने मेरे को इनवाइट किया था. I only wish you best of health. I just learned you've not been keeping well, and थैंक यू सो मच सर। and you have a huge follower, and they must be missing you and your podcast. So come, थैंक यू let's सो मच get सर। cracking. I'll सर, मैं try and सबसे पहले आपसे आपको एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। ऑल्दो ये काफी सारा, ऑफ कोर्स यू नो द एंटायर इक्वेशन एंड द डायनामिक्स बिहाइंड दिस। सर, आखिर इसराइल को इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा अब क्यों महसूस हो रही है? व्हाट इज इट बिहाइंड? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. इज़राइल एक छोटा सा देश है, 400 किलोमीटर बाई 134 किलोमीटर लंबाई के, अराउंड नॉर्थ साउथ और वेस्ट टू ईस्ट. और ये एक ऐसा देश है, इसके चारों तरफ उसके सारे दुश्मन हैं, कोई दोस्त है ही नहीं आसपास में. एक दोस्त मिला है अरब का, अगर वो पिवट करना चाहेंगे, वो है यूएई. और मैं ज़्यादा अब्राहम एकॉर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यूएई एक सिग्नेटरी है अब्राहम एकॉर्ड का, इनिशियल सिग्नेटरी. और हिंदुस्तान के साथ दोस्त क्यों, आज के दिन में क्यों? या आज के दिन में नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे पीछे मोड़ के समय का जो पन्ना है या बिंदुओं को जोड़ेंगे, अगर 47-48 नहीं, 65 की लड़ाई से लेके कारगिल लड़ाई तक, अभी तक मैं फॉर्मल कन्वेंशनल लड़ाई की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान ने महसूस किया है या नहीं किया है, मैं कह नहीं सकता हूँ. ये एक देश है, छोटा होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान को हमेशा सपोर्ट करती आ रही है. बाकी चाहे कोई देश सपोर्ट करे या ना करे, हो सकता है उसका कोई हिस्टोरिकल कारण हो सकता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जेनोसाइड हो रहा था वहाँ पे यूरोप में, जर्मनी में, या उससे पहले भी जो हो रहा था, कुछ ज्यूज हिंदुस्तान में आए थे छत्रपति शिवाजी के टाइम में, उस समय तो उनको जिस किस्म की रिसेप्शन दिया गया था और वेलकम किया गया था राजा महाराजाओं के टाइम में, और जिनको भारत ने किसी ने पूछा नहीं कि भाई जाति क्या है, कहाँ से आए हो, अपने ही अतिथि देवो भव का जो हमारा डॉक्ट्रिन है, फिलोसॉफी, उसके मुताबिक उनको जो रहन सहन की जो जगह दिया गया था, उनको जो सुविधाएं दिए गए थे, हो सकता है कि वो भी एक पहलू है. लेकिन आज जब आप सवाल पूछते हैं आज हिंदुस्तान को क्यों वो दोस्त समझते हैं या जरूरत है, इस सवाल के जवाब देने के लिए मैं 3 सर्कल को व्याख्या करना चाहता हूं. एक है ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है,
उसके बाद इजराइल को रिलेशन में लेते हुए उसका रीजन में क्या हो रहा है, और वो हिंदुस्तान को आज सपोर्ट के लिए क्यों ढूंढ रहा है। ग्लोबल लेवल में जियोपॉलिटिकल चर्न, हम यूनिपोलर वर्ल्ड से सबसे पहले कोल्ड वॉर 1.0 में बाइपोलर हुआ करता था यूएसएसआर और अमेरिका। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 91 में, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड कुछ देर तक चलते रहा, लेकिन 2007-8 के बाद, लेमन ब्रदर के बाद देखा गया कि ये जो अमेरिका है यूनिपोलैरिटी की ना की बराबर है। ये कहीं पे भी, आप सर्बिया के ऊपर जो एरियल बॉम्बिंग किया 1997, 98, 97 की बात है, उसके बाद जहां जहां वो गए हैं, जिधर भी लड़ाई हुई है, किसी देश के अंदर, डेजर्ट स्टॉर्म 1 की बात कहानी अलग है, जब इराक ने इन्वेड किया था कुवैत के अंदर, कोई थोड़े दिन के लिए ऑपरेशन हुआ था, उनको धकेल के वापस किए थे। हाँ, कुछ हद तक कन्वेंशनली आप उसको सक्सेस दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे आप अमेरिका को सक्सेसफुल मान सकते हैं। तो वो यूनिपोलैरिटी से जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को 24 फरवरी 2022, वो एक प्रोमिनेंट संकेत था। और 2000, उससे पहले 2021 को जो हड़बड़ी से अमेरिकन फोर्सेस जो अफगानिस्तान बगराम एयरपोर्ट से हड़बड़ी से बाहर निकले थे रात को मिडनाइट के टाइम में, ये एक दूसरा प्रोमिनेंट मैं कहूँगा टर्निंग पॉइंट। तीसरा टर्निंग पॉइंट में ये कहूँगा 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने अटैक किया इजराइल को। इजराइल एक जाना माना एक फॉर्मिडेबल फोर्स होता है विश्व का, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और ये भी एक टर्निंग पॉइंट है 13 अप्रैल 2024 को, अगर आप ध्यान ले लेते हैं, पहली बार ईरान और इजराइल के बीच में 1-to-1 डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई है। पहली बार ईरान ने डायरेक्टली फायर किया था इजराइल के ऊपर, ध्यान अगर लेंगे। उसके बाद हुआ है काफी बार, लेकिन मैं जो टर्निंग पॉइंट्स बता रहा हूं। और ये जो लड़ाई हुई 12 दिन की लड़ाई पिछली साल, क्या कारण था, क्यों, जब डिप्लोमेटिक टॉक चल रही है 12 दिन की लड़ाई जून के महीने में सोल्यूशन के आसपास पहुंच गए थे, फिर भी 12 दिन का लड़ाई क्या, वो न्यूक्लियर एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसको बर्बाद करना, जितने उनके आर्किटेक्चर है उसको बर्बाद करना। और अगर उसके बाद पूरा वो डिक्लेरेशन करते हैं कि उसको पूरा डेमोलिश, डिस्ट्रक्शन, डेसिमेट कर दिया, कुछ है ही नहीं, ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। ये कहने के बाद फिर आप 28 फरवरी 2026 को जो हमला करते हैं और उनका हेड ऑफ द स्टेट प्लस 49 लीडर्स प्लस 168 इनोसेंट गर्ल्स ऑफ स्कूल, इनको मार डालते हैं। हिंदुस्तान में उनके नेवल कुछ ऑफिसर्स और मेन आए थे फ्लीट रिव्यू के लिए, अपना प्रेसिडेंट उनका सैल्यूट लेते हैं। जो जहाज में वापस जाते हैं, ना कोई वार्निंग दिया, ना उनके पास हथियार थे, ना बॉम्ब थे, आप उसको टॉर्पेडो करके हिंदुस्तान के पीछे जो श्रीलंका है नीचे, उससे 40 किलोमीटर साउथ की तरफ उसको टॉर्पेडो करते हैं। जबकि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, ओमान का फॉरेन मिनिस्टर भाग भाग के डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा है 26-27 फरवरी को, ये कहने के लिए जब सोल्यूशन हो गया, आप ये एयरक्राफ्ट कैरियर, आपका फ्रिगेट्स, आपका सब B-52 बॉम्बर, ये सब क्यों आप मोबिलाइज कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। और 28 तारीख को लो एंड बिहोल्ड वो बॉम्बिंग होता है। ये सारे मेजर टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। ये टर्निंग पॉइंट की वजह से, उससे पहले भूलिएगा मत, G20 में एक मीटिंग हिंदुस्तान में हुई थी 2023 को, उसमें चंद एक डिसीजन लिया गया था। अब्राहम एकॉर्ड को सक्सेस करने के लिए मेरे विचार के मुताबिक ये जो आईमेक की जो सोच विचार है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये जो जोड़ते हुए जो लाइन डिफाइन किया गया था, उसको एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए, ताकि चाइना को कंटेन, काउंटर और कंटेस्टेशन दूसरे तरीके से, नॉन काइनेटिक कंपोनेंट से, उसको एक इफेक्टिव, असरदायक एक कॉरिडोर बना के जियो इकोनॉमिक्स के आधार पर एक रास्ता खोलने का ये प्रयास किया गया था, जिसके तहत आपको अब्राहम एकॉर्ड को काफी हद तक सक्सेस होता, जिसके तहत आपका इकोनॉमिक की न्यू कनेक्टिविटी हो जाता, जिसके तहत आपके अलायंसेस बन जाते लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, और डेमोक्रेसी को आप फ्लरिश कैसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। चाइनीज के एक्सपैंडिंग BRI प्रोजेक्ट्स, अभी नए नए नाम से वो पुकारा जा रहा है, वो एक सोच विचार चला था
तो इसीलिए ये जो लड़ाई हुई है, 12 दिन की लड़ाई वेस्ट एशिया में, और अभी जो हुआ है 40 दिन की लड़ाई, ये तो ज़्यादातर आपका एरियल अटैक ही था। उसके बाद नए फॉर्म की लड़ाई ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड के जरिए से, उसके बाद पीस प्रपोजल चल रहा है बैक एंड फोर्थ ऊपर नीचे। ये सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। अगर हो जाता है इट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, और क्योंकि उसका जो कोई भी पीस प्रपोजल कॉन्फ्लिक्ट रिडन जोन में करने के लिए आपको एक वातावरण पैदा करना पड़ता है। वो वातावरण पैदा तब होता है जब ट्रस्ट हो। ट्रस्ट ट्रूथ सोशल के जरिए से नहीं होता है। ट्रस्ट आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर के जरिए से होता है। आप क्या एक्शन करते हैं, आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। अगर सुबह कुछ कह के और दोपहर को उल्टा काम कर देंगे, फिर उसको बदल के शाम के टाइम में और कुछ करेंगे, तो उससे ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी। हम क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट टू और कन्वर्जिंग प्लेटफॉर्म। और ट्रस्ट नहीं, आज के दिन में ट्रस्ट है ही नहीं। सो इसीलिए ये अभाव की वजह से ये जो नया अलायंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, माने या ना माने, यूएसए इज अ डिक्लाइनिंग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। बट इट इज अ पावर, इट इज अ ग्लोबल पावर, एंड इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एज अ ग्लोबल पावर फॉर फोर्सिबल फ्यूचर, मे बी 50, मे बी टर्न ऑफ दिस सेंचुरी, 21st सेंचुरी। ठीक है नहीं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूनिपोलैरिटी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी मल्टीपोलैरिटी की आग्रह हो रहा है हर जगह। वेस्ट एशिया में, वेदर वी एक्सेप्ट और नॉट, ईरान हर एक जीसीसी कंट्रीज के साथ 21 मार्च को उनका पेजेश्कियान, उनका प्रेसिडेंट, एक स्टेटमेंट दिया था कि समय आ नहीं गया है, समय आ गया है, हमें एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना है। किसके आधार पर? कि लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, वेस्ट एशिया का प्रॉब्लम वेस्ट एशिया ही सोल्यूशन निकाल पाएगा। इसको बाहर के लोग आके नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्टली वो कह रहा था अमेरिका आप जाओ, नहीं चाहिए आपकी, आपका काबिलियत को हमने साबित कर दिया, सबके सामने दिखा दिया है। ठीक है नहीं। सो इसीलिए उन्होंने ये जो बताया था, तब से लेके अभी तक काफी जोरदार उनका एक दूसरे का साथ सलाह मशवरा हो रहा है, पर्टिकुलरली टू स्टार्ट विद द कोस्टल एरिया के साथ जो देश है। एक तरफ तो ईरान का आ जाता है, आपका जो डिस्टेंस है 3000 या 2300 किलोमीटर पर्शियन गल्फ के साथ। उसके बाद कुवैत, कुवैत के बाद आपका वो बहरीन, फिर उसके नीचे आप आ जाते हैं कतर एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई, उसके घूम जाओ फिर ओमान। ये सारे जो कोस्टल एरियाज के जो कंट्री है, इनके साथ इनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट प्रोग्रेस हो रहा है, बातचीत चल रही है। किस, क्योंकि वो कहना कोशिश कर रहे हैं, कि करने की कोशिश कर रहे हैं एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अगर इस चीज को आप 14-15 मई को, सॉरी 15-16 मई को जो समिट मीटिंग हुआ था जी एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसके साथ आप अगर तुलना करते, ज्वाइन करते हैं डॉट को, एक नया पिक्चर एक इमर्ज होता है। और नया पिक्चर क्या है? नया पिक्चर ये है, जी ने, जिन जिनपिंग की बात कर रहा हूं, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, उन्होंने ये कहा था कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विद कोऑपरेशन। और अमेरिका को उन्होंने ये किया था, बोला था कि आप हमेशा कन्फ्रंटेशन के जरिए से अचीव करना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कोऑपरेशन के जरिए से। हर चीज आपके पास नहीं हो सकता, हर चीज मेरे पास, कुछ चीजों के लिए मेरे को आपके पास जाना पड़ेगा, कुछ चीज के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंस इज द लॉ ऑफ नेचर, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो कंपटीशन की वजह से आप अगर उसको कोलैबोरेट नहीं भी करते हो, कोऑपरेशन तो कर सकते हो। उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है दोनों ने। तो इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, हालांकि ये नवंबर को पब्लिश हुआ था 2025 को, उन्होंने इनडायरेक्टली एक झलक दिया है। उन्होंने चाइना को बता दिया है कि आप ताइवान के साथ जो करना है करो, लेकिन आप ट्रांस अटलांटिक, हमारा जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, उसके ऊपर आप ना नजरअंदाज करोगे, ना आप दखल अंदाज करोगे। मेरा बैकयार्ड है वेनेजुएला, वहां पे आप तेल जो है युआन में खरीदते थे, 40 to 60% डिस्काउंट पे लेते थे। भैया वो नहीं चलेगा, आपको डॉलर में पेमेंट, यानी कि पेट्रो डॉलर का जो लूजिंग डोमिनेंस था या डिक्लाइनिंग डोमिनेंस, उसको रेस्टोर करना चाह रहे थे। ठीक है ना। इसी तरह अभी क्यूबा की बात चल रही है, और
बीचों बीच में वो ईरान के ऊपर ये कर दिया। ईरान के ऊपर करने का कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक अहम कारण है वही रेस्टोरेशन ऑफ डोमिनेंस ऑफ पेट्रो डॉलर। चाइना जो है 90% के करीब ईरान का ऑयल प्रोड्यूस का खरीदता था, और सैंक्शन होने के बावजूद 40 to 60% डिस्काउंट वहां से लेता था। वो पेमेंट जब होता था तो क्रिप्टो करेंसी या युआन में देते थे। और प्लस उनका एक शैडो फ्लीट है, किसका? ईरान के पास। ट्रांसपोर्टर को स्विच ऑफ कर देते हैं, झंडा चेंज कर देते हैं, जहाज का पहचान जो अलग अलग है। कहाँ? सिंगापुर के पूर्व की तरफ एक छोटा आइलैंड है, वहां पे जाके शिप टू शिप ट्रांसफर होता था ऑयल, या अभी भी हो रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं अल्टीमेटली ये किस तरफ दिखा रहा है? वही थ्यूसिडाइड डॉक्ट्रिन जो कहता है कि कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी ऑथोरिटी को हराना नहीं चाहेगा, और कोई राइजिंग पावर को, कोई एकम्प्लिश्ड या एस्टेब्लिश पावर जो है, कभी वो अलाउ नहीं करेगा अपना एडी या घुटने तक आने के लिए, उसको दूर रखने की कोशिश। इसीलिए उसका उदाहरण है जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए राइजिना डायलॉग में कुछ महीने पहले आके इसी साल उन्होंने बोल के किया है कि अमेरिका किसी भी हालत में हिंदुस्तान को सेकंड चाइना बनने नहीं देगा। ठीक है नहीं कि चाइना के साथ तो हमने फैक्ट्री बना दिया, उसको आउटसोर्स, अनजान में हो या जानबूझ के गलती किया उन्होंने, लेकिन हिंदुस्तान को बनने नहीं देंगे। हिंदुस्तान को काबिलियत तो देख के, अमेरिका में तो आप तो रहे हो, आप दिखे होंगे, वहां पे जहां पे भी कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी, कोई भी इनोवेशन का, कोई भी आपका यूनिकॉर्न की बात करते हैं, कोई स्टार्टअप की बात करते हैं, हर एक चीज में हिंदुस्तान जो है कि हिंदुस्तान के लोग आगे हैं। सो इसलिए उनको डर है कि जिस तरह हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, इसलिए H1B की वीजा के पीछे पड़े हैं, हर एक चीज वो तो खुलेआम बोलते हैं हिंदुस्तान को आप देना नहीं है कोई भी चीज में, उनको दबा के रखो। और हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कोई नया देश नहीं है, इट्स अ सिविलाइजेशन पावर। इस किस्म की धमकी और इंटिमिडेशन की वजह से मैं सिर्फ अमेरिका को यह याद दिलाना चाहता हूं, इतने सारे सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शन के बावजूद यही हिंदुस्तान है। मई 1998 को जो न्यूक्लियर डिवाइसेस अंडरग्राउंड उनका सैटेलाइट डोमिनेट करके सर्वेलेंस रखने के बावजूद भी हमने न्यूक्लियर डिवाइस सक्सेसफुली ट्रायल किया था। उसमें थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी भी ट्रायल हुआ है। जो अल्टीमेट लेवल ऑफ होता है ये होता है। सो बोलने का मतलब ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है कोई बड़ी डिजाइन है। बड़ी डिजाइन क्या है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो सुपर पावर की जो स्टेटस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि नहीं थे, बीच में डमाडोल हो गया था, कमजोर हो गए थे, वो कोशिश कर रहे हैं। उनका जो डेट चल रहा है $39 ट्रिलियन का डेट, हर साल उनको 1 ट्रिलियन से ज्यादा चाहिए इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए। रेवेन्यू जनरेट होता है 4 ट्रिलियन, देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन की जरूरत है, उधर कमी आपका 2 ट्रिलियन, इधर रिक्वायरमेंट है 1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, कहाँ से लाएंगे इतना डेफिसिट? तो उन्होंने देखा है 4-5 सोर्सेज, एक है डिफेंस आर्मामेंट वगैरह, उसको बेच के पैसा ले सकते हैं, एक तेल का डिपेंडेंसी। देखते देखते पिछले 1-1.5 साल के अंदर खूब सारे देशों का, यूरोप का डिपेंडेंसी होता था अमेरिका के ऊपर करीब 21% के करीब, अभी जो है डिपेंडेंसी 58-60% तक टच कर रहा है। हिंदुस्तान रशिया से लेता था, उसके पीछे पड़ गया सैंक्शन, 50% कर कुरा के अभी हिंदुस्तान का डिपेंडेंसी पहले 0 से कम होता था, उसके बाद 7%, उसके बाद 11 से 13% हो गया। अभी सुनने मिला गैस तो काफी बहुत परसेंट बढ़ गया है, ऑयल का भी परसेंटेज अभी बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह ऑयल मुझसे खरीदेंगे तो उसका रेवेन्यू, तो इसलिए उनका जो फेडरल रिजर्व का जो गवर्नर है और जो चेयरपर्सन टाइम टू टाइम ये भाषण में बोलते रहते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर रहने के लिए उनको स्टेडी इनफ्लो ऑफ वेल्थ की जरूरत है। इसी तरह ड्रग मनी, जहां जहां पे ड्रग, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्राइंगल, आप देखेंगे कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेजेंस है, कहीं ना कहीं पकड़। इसी तरह आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो पहचान रखे हैं, डिफेंस इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, ड्रग हो गया आपका, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है नहीं। सो और तेल, ऑयल एंड गैस, ये जहां जहां मिलता है उधर जाके अपना कंपनियों को भेज रहे हैं, पेट्रो डॉलर को स्टेटस को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना को पुश बैक कर रहे हैं और अपना डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रो डॉलर का क्या है, कहानी क्या है? पीक पीरियड ऑफ डॉलर डोमिनेंस था 86 के करीब करीब %,
ठीक है ना। लोग 91 92 का उदाहरण लेते हैं, 72 76% उदाहरण देते हैं। मैं कह रहा हूँ उससे पीछे जाइए, 60 70s की बात करिए। अभी पैंडेमिक के टाइम में डोमिनेंस हैड कम डाउन टू 54%। एक्सपर्ट्स बोलने लगे अगर जिस दिन ये 50% से नीचे जाएगा ये उठ नहीं पाएगा। वहां से बड़े मुश्किल से 54 टू 57 आए थे, अभी कोई कारण की वजह से 56 टू 57% में स्टेबलाइज हुआ है मुश्किल से। ठीक है ना। आज 43 कंट्रीज आर बाइंग ऑयल, डूइंग बिजनेस इन देयर ओन करेंसी। चाइना और ब्राजील और जो ब्रिक्स वाले कंट्रीज हैं, दे आर कमिंग अक्रॉस, कमिंग विद जैसे सिप्स बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग सिस्टम चाइना ने बना रखा है। हालांकि ये एक सिस्टम की काफी डिफरेंस है, लेकिन प्रयास यही है कि लोकल करेंसी से पेमेंट हो, लोकल करेंसी या नेशनल करेंसी के साथ उनका सारे सेटल किया जाए। इसी के वजह से अमेरिका चाह रहा है कि अपना डोमिनेंस को बढ़ा के रखना है। डोमिनेंस उस जगह, उस इलाके में रखना चाहिए जो हैपनिंग प्लेस हो। हैपनिंग प्लेस आज के दिन में एशिया है। एशिया के और गहराई स्टडी करेंगे वो यूरेशिया है, वो यूरोप का वेस्टर्न यूरोप को माइनस करिए, आपका रशिया है, आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, आपका वेस्ट एशिया है, आपका साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आपका ईस्ट एशिया मतलब चाइना और उसके ईस्ट की तरफ, ये सारे देशों को यूरेशिया कहते हैं, जहां पे 71 टू 73% पॉपुलेशन है और पीपीपी टर्म्स में 68 टू 70% जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी यहीं पे पैदा होता है। मिनरल, ऑयल, गैस, हर एक चीज यहीं पे हो रहा है। अगर उनको बढ़ना है, देश को बरकरार रखना है सुपर पावर के लिए, तो यहीं पे फ्यूचर हरकत होते रहेगा। ये जो नया आर्किटेक्चर की आप बात कर रहे हैं, ये नया आर्किटेक्चर तो बनेगा, कोई डाउट नहीं है। बनने का सब अहम केंद्र बिंदु होगा मल्टीपोलैरिटी। जो चाइना ये जो स्टेटमेंट दिए थे कि अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशंस, मैनेज डिफरेंसेस, इसका मतलब ये था कि मल्टीपोलैरिटी इज द ओनली वेलकम इवेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन ट्रंप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं नहीं, G2 चलेगा। आप एक पोल की जिम्मेवारी लीजिए, मैं एक पोल का लेता हूं, मैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर देखूंगा, आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर देखिए, और आपस में हमारा ना कोई क्रॉस करंट होगा ना कोई इंटरसेक्शन होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि सॉरी, मल्टीपोलैरिटी हैज कम, अलग अलग पोल के मुताबिक करेंगे। इसी के तहत वेस्ट एशिया का जो कारण है, ईरान वाला जो है, इट इज इमर्ज्ड एज अ रीजनल ब्लॉक। बट सर, भारत को लेकर मैं आपसे वेस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या वेस्ट एशिया में जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो अमेरिका से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? हाँ, वही आपका पहले वाला सवाल का 2 लाइन में खत्म करता हूँ। क्योंकि ईरान अभी स्ट्रेटेजिक एक रीजनल ब्लॉक उभर के निकला है, तो इसीलिए वेस्ट एशिया का जो डायनामिक्स है वो नहीं रहा जो 28 फरवरी से पहले हम अंदाज लगाते थे। पहले इजराइल ईरान को हमेशा एक टेररिस्ट स्टेट की नजरिया से देखता था, एक कमजोर जूनियर पार्टनर नहीं, एक जूनियर एलाई भी नहीं, एक जूनियर दुश्मन होता था, बराबर नहीं देखता था। लेकिन आज के दिन में वेस्ट एशिया में ऐसा देश निकला है जो उसको टक्कर दे सकता है। तो ऐसा हालत में इजराइल का स्थिति जो है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। तो ऐसा हालत में वो ढूंढते हैं वेस्ट एशिया में और कोई पिवट है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ, या आसपास में कोई देश है। क्योंकि मेरा तो जमीन का जो साइज है 400 किलोमीटर, 440 बाई 140 किलोमीटर, यहाँ पे तो इंडस्ट्री या कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाऊंगा ये तो उड़ा देगा ये। तो मेरे को जगह की जरूरत है। जगह कहाँ पे? डिपेंडेबल पार्टनर कौन है? तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, चलो हम दे देंगे टेक्नोलॉजी। और क्या चाहिए उनको? उनको चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनको और क्या चाहिए? उनको एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करना, क्योंकि 44 टू 46% लोग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जबकि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान ये 1 to 3% डिपेंडेंसी है। हमारा देखो, हमारा 1991 में अगर देखेंगे चाइना और इंडिया का करीब करीब बराबर था। हमारा था 63%, चाइना का 61% एग्रीकल्चर। आज के दिन में चाइना का कम होकर 22% हो गया है, और हिंदुस्तान इज स्टिल लैगिंग बिटवीन 42% to 46%। इट्स अ हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर हमारा अलग अलग किस्म की टेरेन है। चारों तरफ, जैसे इजराइल के चारों तरफ दुश्मन घेरे हुए हैं, हमारे भी चारों तरफ दुश्मन है। वी हैव बीन एनसर्कल्ड बाय चाइना। नाउ अ न्यू थ्रेट हैज कम, अमेरिका। हालांकि आपके सवाल में जो अलायंस का है, आप बता रहे हो अमेरिका भी एक अलायंस है, लेकिन अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकते।
इन्हीं कारण की वजह से, क्योंकि वो खुद ही इनसिक्योर है, अपना होमलैंड सिक्योरिटी को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की चाहत को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं कारण की वजह से ये तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, बैलेंस ऑफ पावर का जो काफी नए मोड़ आ रहे हैं वेस्ट एशिया में, तो ये अभी जो लाइक माइंडेड कंट्रीज का पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट। और उनकी एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो हिंदुस्तान काफी हद तक उनकी, मैं कोशिश यही कर रहा हूं आपके सवाल के जवाब देने के लिए, हिंदुस्तान से बढ़कर कोई देश नहीं हो सकता है। इट्स अ कंट्री विद 1.46 बिलियन पॉपुलेशन, राइजिंग इकोनॉमी, इट इज द राइट स्पॉट डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस। और हिंदुस्तान को भी जरूरत है इसराइल की, हालांकि हमने उनको एक्सेप्ट किया 91 92 में, बट तब से लेकर अभी तक जिस पहलू पे हम आ चुके हैं, अगर पीछे मोड़ के देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि शायद हमसे काफी देरी हो गया, उनके साथ तो पहले करना था। मैं पैलेस्टाइन का इश्यू को नहीं ला रहा हूं, और गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। मेरा एक आर्टिकल मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा जो लिखा हूं, और जस्टिस हमारे उड़ीसा हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया है पैलेस्टाइन के बारे में। तो मैं भी काफ़ी इंडिपेंडेंट स्टडी किया हूँ, मेरा रिसर्च के बाद यही निचोड़ पे आ रहा कि ये तो जानबूझ के एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी बच्चों को मार रहे हैं, ये एक जेनोसाइड है। तो इसके बारे में मैं एक आर्टिकल लिखा, बहुत तो मेरे दोस्त हैं सब अपोज किए हैं कि मत लिखो, तुम्हारे पीछे इजराइल पड़ जाएगा, क्योंकि इजराइल में उतना चाहता हूँ जितना मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ह्यूमैनिटी के लिए। 21st सेंचुरी में आपको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पैलेस्टाइन टू नेशन थ्योरी के आधार पर सब कुछ करना चाहिए। ईरान कह रहा है कि टू नेशन थ्योरी इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी। इजराइल कह रहा है कि पैलेस्टाइनियंस के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहां पे जब टक्कर होता है, डू यू नो आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड 11 या 13 कंट्री है जो हमास को टेररिस्ट बोलते हैं, हिंदुस्तान उनको टेररिस्ट अभी तक नहीं माना है, ठीक है नहीं, यूएन भी उनको टेररिस्ट नहीं माना है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, पढ़े नहीं है इतिहास, उसका क्या कारण, कैसे जन्म हुआ, पॉलिटिकल इलेक्शन कैसे जीते 2007 को, कैसे रूल किया, अभी भी वो लीडरशिप चल रहा है उनका, ठीक है नहीं। सो ये सारे, उनका एक मिलिट्री विंग है। सो यही नेतान्यू है जो उनको तनख्वाह देता है, हर महीना बोरी में भर के कतार से पैसा आता है, डॉलर जाके पेमेंट करता है, तनख्वाह देते हैं, क्यों, उसका भी कोई कारण है। सो ये सारी चीजें एक्चुअली इतना छोटा प्रोग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सफाइस टू से अपना एग्जिस्टेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए ये भारत आज बहुत जरूर हो गया है। यहाँ पे बड़ा मार्केट है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, हमारा बाइंग कैपेबिलिटी पर डे करीब 570 मिलियन पॉपुलेशन है, उसे बढ़ते जा रहा है डेली, हु कैन बाय और एक्सपेंड मनी टू बाय प्रोडक्ट्स मोर देन $12 a डे। चाइना सबसे लीडर है, आगे है, और हिंदुस्तान तो नोबडी वांट्स टू लूज द मार्केट। और हिंदुस्तान चाह रहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को कैसे बढ़ावा दे सकता है, डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज उसको हिंदुस्तान को की जरूरत है। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोस्तों तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ इसराइल का एक स्टेटमेंट नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, एक ऐसा सिग्नल जो दिखाता है कि आज की दुनिया में सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर से नहीं पार्टनरशिप से तय होती है। अगर इंडिया, इसराइल और वेस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं वो एक बॉर्डर फ्रेमवर्क में, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में हमें आते हुए नजर आते हैं। ब्रॉडर हम अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसका जो असर वो सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर आएगा टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी कॉरिडोर्स, ट्रेड राउट्स और रीजनल स्टेबिलिटी तक आता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या भारत इस नए जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का सेंट्रल प्लेयर बनने के लिए तैयार है? क्या वेस्ट एशिया का फ्यूचर सिक्योरिटी मैप जो है वो भारत के बिना कंप्लीट हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि क्या ये अलायंस जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की शुरुआत है? और क्या 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो स्क्रिप्ट है वो भारत और इजराइल और अमेरिका मिलकर लिख रहे हैं? अगर जवाब आपको लगता है कि हाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया जो है वो एक नया
अलायंस नहीं बल्कि एक नया ग्लोबल पावर बैलेंस उसमें हम बनते हुए देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद सर।